नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फास्ट स्टडी प्लानर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पिछली 2 वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता में उसका परिचय कराया, नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता का कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम कैसे पड़ा, इसका काल निर्धारण क्या है और इसके विस्तार इसका क्या है, इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, इसके हमने लगभग कई मुख्य स्थलों के बारे में आपको विस्तार से बताया, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। और देखिए, अब जो ये वीडियो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के क्रम में तीसरा वीडियो है और अंतिम वीडियो है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था के बाद हम इसकी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, इनके बाद इसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे, जैसे नगर नियोजन क्या था, सड़कें कैसी थी, जल निकास पद्धति सिंधु सभ्यता की कैसी थी, लिपि क्या थी, व्यापार की क्या स्थिति थी। चलिए राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था का सिंधु घाटी सभ्यता में वैसे तो कोई पता नहीं लगता है, लेकिन इतनी विशाल सभ्यता होने के कारण कोई ना कोई केंद्रीय सत्ता अवश्य रही होगी। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई ना कोई केंद्रीय सत्ता अवश्य रही होगी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का इतना अधिक इसका क्षेत्र है, उसे कोई केंद्रीय सत्ता के बिना उसका संचालन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसकी जो व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक थी। जनतंत्रात्मक थी। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो जिस तरह से अब लोकतंत्र होता है, यानी कि जनता के द्वारा प्रतिनिधियों की सत्ता थी, प्रतिनिधि भी चुने जाते थे, जिस प्रकार अब नेता चुने जाते हैं उसी प्रकार राजा नहीं होता था इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रतिनिधियों का एक वर्ग होता था, वो इस पर शासन करता था। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। चलिए अब इसकी हम देख लेते हैं सामाजिक व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था में देखिए, समाज की इकाई परिवार थी, यानी जो परिवार था वो समाज की सबसे छोटी इकाई थी। मातृ देवी की पूजा और मोहरों से पता चला कि हड़प्पा सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी। हड़प्पा वासी जो थे वो मातृ सत्तात्मक समाज को अपनाते थे। इसके बाद देखिए, समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, शिल्पी, श्रमिक में बटा हुआ था। समाज में कई तरह के वर्ग थे। पुरोहित वर्ग था, व्यापारी था, शिल्पी थे और श्रमिक वर्ग। इसके अलावा भी कई अलग अलग वर्गों में समाज बटा हुआ था। सैंधव सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। चूँकि युद्ध के कोई साक्ष्य सिंधु सभ्यता में नहीं मिले हैं, इसलिए पता लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो शांति प्रिय लोग थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। सिंधु सभ्यता में शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार के का भोजन किया जाता था। शाकाहार में मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों, खरबूज और तरबूज, इन सब्जियों और फलों का उपयोग होता था। शाकाहार में गेहूँ और जौ हमने आपको बताया हड़प्पा से मिले थे। मटर, तिल, सरसों, इन सभी का प्रयोग होता था। और मांसाहार में गाय, सूअर, बकरी, मछली, कछुआ, घड़ियाल, इन सभी पशुओं का मांसाहार के रूप में उपयोग करते थे लोग। सूती तथा ऊनी वस्त्र और आभूषण भी पहनते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों सूती और ऊनी वस्त्रों के पहनने के साक्ष्य मिले हैं और आभूषण भी दोनों पुरुष और महिलाएं दोनों पहनते थे। इसके अलावा धार्मिक उत्सव एवं
समारोह भी समय समय पर आयोजित होते थे। सिंधु सभ्यता में धार्मिक उत्सव और समारोह समय समय पर आयोजित होते रहते थे, इसके साक्ष्य मिले हैं। मनोरंजन के खेलों में नृत्य, शिकार, पशु लड़ाई प्रमुख थे। नृत्य करते थे वो, पशु लड़ाई करवाते थे एक दूसरे के साथ और शिकार खेलते थे। शवों की अंतिम संस्कार की 3 विधियां थी। देखिए, जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, सिंधु सभ्यता में शवों के अंतिम संस्कार की 3 विधियां थी। एक तो पूर्ण समाधिकरण, जिसमें कि संपूर्ण शव को जैसे मुस्लिम लोग दफनाते हैं उस तरह से दफना दिया जाता था। इसके बाद जो दूसरी विधि थी वो थी आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण में शव को ऐसे ही छोड़ दिया जाता था पशु पक्षियों के लिए, और जब पशु पक्षी उस शव को खा लेते थे उसके बाद जो बचा कुचा शरीर था उसे दफनाया जाता था। इसे बोलते थे आंशिक समाधिकरण। और इसके बाद अंतिम था दाह संस्कार, जो हिंदू संस्कृति में करते हैं, यानी शव को जला दिया जाता था। देखिए, ये सिंधु सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी आर्थिक व्यवस्था। सिंधु सभ्यता की यदि आर्थिक जीवन की बात करें तो इसके आर्थिक जीवन में यदि कृषि, पशुपालन और शिल्प एवं तकनीक को हम लेंगे तो कृषि में बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में गेहूं और जौ की फसल बोते थे तथा अप्रैल के महीने में उसे काट लेते थे। क्योंकि बाढ़ बहुत आती थी तो बाढ़ उतर जाने पर जौ और गेहूं ही बो पाता था नवंबर के महीने में, और अप्रैल के महीने में उसे काट लिया जाता था। देखिए, फावड़े का या फाल का तो कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले हैं, तो उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि हल का प्रयोग होता था, लकड़ी वाले हल का प्रयोग, और फसल काटने के लिए पत्थर के हंसिए का प्रयोग करते थे। फसलों में वो चावल, गेहूं, जौ, मटर, खरबूज, तरबूज, सरसों, तिल आदि फसल उगाते थे। लेकिन सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है। देखिए, सर्वप्रथम कपास उत्पन्न करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था। सिंधु सभ्यता के समय राजस्व या कर वसूली के लिए अनाज का उपयोग किया जाता था, और अनाज बड़े बड़े कोठारों में या अन्नागारों में रखा जाता था उनके द्वारा। अब देखिए, पशुपालन की बात करते हैं तो बैल, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालते थे तथा मांसाहार का भी इस समय सेवन होता था। कुबड़ वाला सांड विशेष महत्व रखता था। आपने आज भी देखा होगा कि जब सांड आता है बाजार में तो धर्मात्मा लोग अपना रास्ता छोड़ देते हैं, तो उस समय कुबड़ वाला सांड जो था वो विशेष महत्व रखता था। गुजरात के सुरकोटदा में घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं, लेकिन घोड़े का आम प्रचलन नहीं था सिंधु सभ्यता में। गुजरात के लोग हाथी अवश्य पालते थे। देखिए, शिल्प एवं तकनीक में देखते हैं, पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। तांबा और टिन मिलाकर कांसा बनाना जानते थे, लेकिन कांसे का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में नहीं मिला है, क्योंकि कांसे में टिन धातु का उपयोग होता था, जो कि टिन उस समय सिंधु सभ्यता में नहीं मिलता था, वो अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। तांबा जरूर राजस्थान के खेतड़ी से मिलता था। कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था। हड़प्पाई लोग जो अपने मृदभांड यानी बर्तन, मिट्टी के बर्तनों को मृदभांड बोलते हैं, मृदभांडों को चिकने तथा चमकीले बनाते थे तथा कुछ बर्तनों पर मानव आकृतियाँ भी मिलती हैं। देखिए, मानव आकृतियाँ जो मिलती हैं वो हड़प्पा के मृदभांडों पर मिलती हैं। मोहनजोदड़ो के जो बर्तन थे या मृदभांड थे वो चिकने मिलते हैं, उन पर कोई आकृति नहीं मिलती है। ये सिंधु सभ्यता की आर्थिक जीवन की कुछ बातें थी। इसके बाद हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन पर। यदि हम सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन की बात करें तो वहाँ पर मूर्ति पूजा तो होती थी, लेकिन मंदिरों का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। देखिए, मिट्टी की मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ, पत्थर के निर्मित लिंग एवं योनि एवं मृदभांडों के चित्रों से अनुमान लगाया जाता है कि मातृ देवी, पुरुष देवता, पशुपतिनाथ, लिंग, योनि, वृक्ष, पशु, जल आदि की पूजा की जाती थी। आपने देखा होगा कि पशु में कुबड़ वाला सांड और वृक्ष में पीपल वृक्ष की पूजा आज तक भी जारी है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से प्राप्त सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसके सिर पर 3 सींग हैं। उसके बाईं ओर गैंडा और भैंस तथा दाईं ओर हाथी, व्याघ्र और हिरण, यानी हाथी, शेर और हिरण है। इसे पशुपति शिव के रूप में माना गया है। हड़प्पा में पकी हुई मिट्टी से बनी स्त्री मूर्तियां भारी मात्रा में मिली हैं।
एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, जिसे धरती की देवी माना गया है और इसे उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा की जाती थी। स्वास्तिक, चक्र और क्रॉस के साक्ष्य भी मिले हैं। मूर्ति पूजा के साक्ष्य तो बहुत हैं, लेकिन मंदिर का निर्माण वैदिक काल में हुआ है, ना कि सिंधु सभ्यता में। चलिए अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर योजना और जल निकास प्रणाली है। यही सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी सबसे प्रभावशाली विशेषता नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली है। नगर नियोजन में यदि हम सड़कों की बात करें तो इसकी जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी उत्तर से दक्षिण दिशा में मुख्य सड़क होती थी और घरों के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर ना खुल करके या तो पिछवाड़े की तरफ खुलते थे या फिर जो मेन सड़क थी उससे अंदर जो सड़कें होती थी उनकी तरफ खुलते थे। और देखिए, ये सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी बिल्कुल। तो एक जाल के रूप में ये सड़कें थी, एक जाल बना हुआ था इन सड़कों का, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर घर के पीछे की तरफ खुलते थे। चलिए अब बात करते हैं जल निकास प्रणाली की। जल निकास प्रणाली, देखिए, जल निकास प्रणाली में जो घर का पानी होता था वो एक नाली के माध्यम से मुख्य सड़क तक आता था और जो कि ईंटों या पत्थरों से ढकी हुई होती थी वे नाली। यानी स्वच्छता का विशेष ध्यान सिंधु घाटी सभ्यता में रखा गया था। इतना स्वच्छता का ध्यान मेसोपोटामिया, मिस्र या चीन की सभ्यता में भी नहीं था जितना कि सिंधु घाटी सभ्यता में था। यानी नालियाँ पत्थर से या ईंट से ढकी हुई होती थी, उसके अंदर से पानी होकर जाता था घर का खराब पानी। और देखिए, यदि हम भवनों की बात करें, भवन, तो भवनों में सभी घर में एक कुआं होता था। सभी घर में कुआं, रसोई घर, स्नान घर और आंगन, ये चार चीज़ लगभग सभी घरों में मिली है। और घर में उनके घर छोटे होते थे, लगभग 4 से 5 कमरे होते थे। जैसे ये मुख्य सड़क है, या ये मुख्य सड़क, देखिए ये मुख्य सड़क है और ये जो अंदर सड़कें होती थी, इस साइड उनका घर का दरवाज़ा खुला, ये उनका घर है। तो ऐसे 4-5 कमरे बने हुए होते थे। उसके बाद यहाँ पर दीवार होती थी, ये घर का गेट है। घर में एक कुआं होता था, ये प्रांगण होता था। रसोई घर और स्नान घर भी घर में होते थे। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में घर मिलते थे। अनाज के लिए अन्नागार बनाते थे। और यदि हम बात करें सिंधु सभ्यता में, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, वहाँ पर पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है, लेकिन कालीबंगा में ना तो पकी हुई ईंट मिली है और ना ही उस तरह के ये नालियों पर ये जो ईंट ढकी हुई होती थी नाली,
उस प्रकार की भी नहीं मिली है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना, सड़कें और जल निकास प्रणाली, ये उसकी विशेषता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक शांति प्रिय संस्था थी, क्योंकि सभ्यता थी, क्योंकि इसमें युद्ध के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। चलिए अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की, कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या लिपि थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक लिपि का प्रयोग होता था, जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। देखिए, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो अक्षर ना होकर चित्रात्मक थी, यानी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी इस तरह से, और फिर बाएं से दाईं ओर और फिर दाईं से बाईं ओर, इस प्रकार वो लिपि लिखी जाती थी। बाट माप तोल की इकाई 16 के अनुपात में थी, यानी 16, 64, 160, 320, इस तरह से 16 के अनुपात में बाट माप तोल की विधि थी। मृद भांड यानी बर्तन उनके किस प्रकार के थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के, तो लाल पृष्ठभूमि पर काले रंग से चित्र बने थे। देखिए, जो पकी हुई मिट्टी के जो बर्तन थे उन्हें पहले लाल रंग से रंगा जाता था और उसके ऊपर काले रंग से चित्र बनाए जाते थे। चित्रों में वृक्ष का या तो पेड़ों के चित्र होते थे या फिर मनुष्यों की आकृति भी मिली है। इसके बाद यदि मोहरों की बात करें तो लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं। सबसे अधिक मोहनजोदड़ो से 500 मोहरें मिली हैं और वर्गाकार मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी। इन्हें बनाने में सैल खड़ी का प्रयोग होता था। मोहरों पर देवी देवताओं के चित्र होते थे। देखिए, वर्गाकार मोहरों का सबसे अधिक प्रयोग होता था, ना कि गोल मोहरों का, और ये सैल खड़ी से बनाई जाती थी। 500 और इन पर देवी देवताओं के चित्र बने हुए होते थे मोहरों पर, जैसे पशुपति का चित्र हमने बात की है। मूर्तियाँ पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ, जिन्हें टेराकोटा बोलते हैं। जैसे बर्तनों को मृद भांड बोलते हैं, उसी प्रकार मूर्तियों को टेराकोटा बोलते हैं, पकी हुई मिट्टी की मूर्ति। ये सबसे अधिक स्त्रियों की मूर्ति मिली है और खिलौने के रूप में कुत्ते, भेड़, बंदर आदि की मूर्तियाँ भी मिली हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता में यदि हम व्यापार की बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का अधिक महत्व था। देखिए, इसकी जानकारी हमें बहुत बड़े बड़े अनाजों के कोठारों से, अन्नागारों से और मोहरों से, सीलों से इसकी जानकारी मिलती है। व्यापार के लिए सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था, बल्कि आदान प्रदान के लिए वस्तु विनिमय द्वारा करते थे। उस समय सिक्के का व्यापार में कोई महत्व नहीं था। व्यापार के लिए, आदान प्रदान के लिए वस्तु विनिमय की पद्धति थी। जैसे कि यदि मेरे पास अनाज अधिक है और किसी के पास सब्जी या फलों का उत्पन्न हो चुका है, तो मैं उसको अनाज दे दूंगा अपनी आवश्यकता से अधिक, और वो मुझे अपने फल या सब्जी अपनी आवश्यकता से अधिक मुझे दे देगा। इस तरह से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। फिरोजा, लाजवर्द, मणि, टिन, सोना, चांदी आदि बाहर के देशों से आयात किए जाते थे। हम अपनी पिछली कक्षाओं में आपको बता चुके हैं कि कहाँ से कौन सी धातु या कौन सी वस्तु आयात की जाती थी। स्थल व्यापार में अफगानिस्तान और ईरान तथा जलीय व्यापार में मकरान के नगरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सैंधव सभ्यता की समृद्धि का प्रमुख कारण उसका विदेशी व्यापार ही था। देखिए, सिंधु सभ्यता के व्यापार के विदेशों से बहुत से प्रमाण मिलते हैं, तो इसकी समृद्धि का सबसे अधिक कारण विदेशी व्यापार था। चलिए अब हम सिंधु घाटी सभ्यता को लगभग पूर्ण रूप से 3 कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं इसके पतन की, कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ। यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की बात करें तो इसके कई अनुमान लगाए जाते हैं। जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव की काफ़ी जटिलताएं हैं, उसी प्रकार इसके पतन में भी काफ़ी जटिलताएं हैं। इसका सिर्फ अनुमान लगाया जाता है। देखिए, या तो बाह्य आक्रमण हुआ होगा, भूतात्विक परिवर्तन हुआ होगा, जलवायु परिवर्तन हुआ हो, विदेशी व्यापार में गतिरोध हुआ हो, साधनों का तीव्रता से उपभोग किया हो सिंधुवासियों ने, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक कोई आपदाई हो, या प्रशासनिक स्थिरताई हो। इनमें से कोई कारण होगा जिससे सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। तो विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं। इसमें भी मतभेद है इतिहासकारों में। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने कहा है बाह्य आक्रमण या आर्यों का आक्रमण हुआ होगा, इस वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया।
जॉन मार्शल मैके और एस.आर. राव ने कहा है बाढ़ इसका प्रमुख कारण है इसके पतन का। R.L. स्टाइन, A.N. घोष ने कहा है जलवायु परिवर्तन इसका मुख्य कारण है। M.R. साहनी ने कहा है भूतात्विक परिवर्तन। जॉन मार्शल ने प्रशासनिक स्थिरता। K.U.R. कैनेडी ने कहा है प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। V.K. थापर और रफीक मुगल ने कहा है पारिस्थितिकी परिवर्तन। और फेयर सर्विस और डॉक्टर कुलदीप सिंह ने कहा है पारिस्थितिकी निम्नीकरण। देखिए, हमने 3 वीडियो के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता की सभी सैद्धांतिक बातें आप सभी को बताई। अब हम अगली वीडियो, चौथी वीडियो और अंतिम वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता पर लाएंगे, जिसमें हम इसके सभी फैक्ट देखेंगे। जो भी प्रश्न UP-SSC PET की परीक्षा में, SSC GD या जो भी परीक्षा हो सकती हैं, उनमें सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम अगली आने वाली अपनी चौथी वीडियो में देख लेंगे। ये इसका पार्ट 3 था। अब एक पार्ट 4 और आएगा और सिंधु घाटी सभ्यता लगभग हमने ये समाप्त तो कर दी है। समझाने वाली जितनी भी बातें हो सकती हैं वो हमने बता दी हैं। अब जो प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में, फैक्चुअल नॉलेज की हम अंतिम पार्ट 4 वीडियो आएगी। ये पार्ट 3 वीडियो थी। यदि आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो UP-SSC की PET की परीक्षा में सिंधु घाटी सभ्यता पहला ही टॉपिक है। आप इन वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य छात्र भी इससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद साथियों।